कारगिल युद्ध की हकीकत हम में से कितने लोगों को पता है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय क्षेत्र को अपना ठिकाना बना लिया था? आज उसी कारगिल युद्ध की पूरी कहानी बताएंगे। वही कारगिल युद्ध जो पाकिस्तानी धोखे और भारतीय जवानों की बहादुरी की कहानी है। वही युद्ध जिसने करीब 2.5 दशक पहले भारत को मुश्किलों में डाल दिया था। वही जंग जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई, लेकिन इंडियन आर्मी के जांबाजों ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया। पिछली जंगों की तरह पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को नेस्तनाबूद कर दिया। टाइगर हिल, टोलोलिंग समेत सैकड़ों पोस्ट से दुश्मन खदेड़ दिए गए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। लेकिन सवाल है कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ? इतनी मुश्किल लड़ाई को भारत ने कैसे जीता? कारगिल जैसी ऊंची पहाड़ियों पर विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जवान कैसे डटे रहे? आज के इतिहास गवाह है में कहानी कारगिल की। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप? तो क्या स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए। और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। उन्नीस 1999 में मई महीने का पहला हफ्ता था। कारगिल के बटालिक सेक्टर में ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा जिसका याक खो गया, वो पहाड़ियों पर निकला उसे खोजने। वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर देख रहा था कि उसका याक कहां है। इसी दौरान उसे अपना याक नजर आ गया, लेकिन याक के साथ साथ उसे कुछ और भी नजर आया जिसे कारगिल युद्ध की पहली घटना मानते हैं। ताशी को कारगिल पहाड़ी की आजम चौकी पर कुछ संदिग्ध लोग दिखे। पहले तो लगा कि वे लोग शिकारी हैं, लेकिन उनके पहनावे से उसे शक हो गया कि वे लोग भारतीय नहीं हैं। उन्होंने देखा कि काले कपड़े पहने हुए कुछ बंदूकधारी पत्थरों को हटाकर रहने की जगह बना रहे थे। ताशी ने तुरंत इंडियन आर्मी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब 5 जवानों का गश्ती दल वहां पहुंचा तो घुसपैठियों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपने इलाके को खाली कराने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम जंग हुई। तब पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसी जंग में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ था। ऐसे में युद्ध के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर से लगी सीमा पर भारत की ओर हमला करता था। 1971 की जंग के बाद भी कई सैन्य झड़पें होती रहीं। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, जिससे दोनों के बीच तलवार खिंच गई थी। फरवरी 1999 में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर दस्तखत भी किए। इस घोषणा में कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान का वायदा किया गया। ये वही मौका था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर तक की यात्रा की थी। इसी के साथ दोस्ताना दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक तरफ भारत पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रही थी। पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर उनके सैनिक और अर्धसैनिक बल नियंत्रण रेखा को लांघकर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर भारत में अपने पैर जमा रहे थे। इस घुसपैठ को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। भारत इस पर बात करने के लिए मजबूर होगा और जल्द ही इसका कोई हल निकल आएगा। वर्तमान में कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक शहर और जिला है। यह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब है। कारगिल के ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है, इसलिए कारगिल रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। असल में कारगिल काफी ठंडा इलाका माना जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -डिग्री में चला जाता है। ऐसे में सर्दी के मौसम में वहां रहना बहुत चुनौतीपूर्ण है।
इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थानों पर मौजूद एलओसी को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली आएगी। 1998 की सर्दी में जब भारतीय सेना एलओसी को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई तो पाकिस्तानी सेना ने अपने करीब 5000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान घुसपैठियों के रूप में आई पाकिस्तान सेना ने टोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और राइनो होन समेत द्रास, हेलमेट टॉप, रॉकिनोब और .4875 बत्रा टॉप जैसी सैकड़ों पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इसलिए घुसपैठ की खबर मिलने के बाद भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्ट पर गई तो पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल के करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। शुरू में तो यह लगा कि घुसपैठिए पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि आतंकवादी। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यही दोहराते रहे कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। लेकिन हमलावरों से मिले दस्तावेजों से यह पता चल गया कि इंडियन आर्मी का सामना पाकिस्तानी सैनिकों से था। कारगिल की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे थे, इसलिए नीचे से ऊपर हमला करना बेहद मुश्किल था। यह उसी तरह हुआ कि कोई पहले से सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है और आप नीचे से चढ़कर उसे उतारने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी दिक्कत यह थी कि आक्रामक पर्वतीय लड़ाई में इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमजोर थी, इसलिए इंडियन आर्मी के सामने बहुत ही मुश्किल चुनौती खड़ी हो गई। जैसे ही इंडियन आर्मी को घुसपैठ का पता चला, उसने कारगिल में अतिरिक्त बलों की रणनीतिक तैनाती शुरू की। भारतीय सेना ने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर से अपने सैनिकों को जुटाना शुरू किया, लेकिन शुरू में भारत को बड़ी नाकामी हाथ लगी। दुश्मन के ऊंचाई पर होने से भारतीय जवान ज्यादा हताहत हो रहे थे। शहीद सैनिकों की बढ़ती तादाद ने सरकार को कोई ठोस निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था। 25 मई को दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले का निर्णय हुआ। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए, लेकिन भाग्य ने भारत का साथ नहीं दिया। 27-28 मई को एयरफोर्स के 2 विमान MiG-21, MiG-27 और हेलीकॉप्टर Mi-17 को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देशवासियों को इस बारे में बताने का फैसला किया। 31 मई को उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की। उधर 5 जून को भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों से बरामद दस्तावेज जारी किए, जो आधिकारिक तौर पर युद्ध में पाकिस्तान की सीधे तौर पर भागीदारी की पुष्टि करते थे। इस मामले में भारत को एक और कामयाबी मिली जब पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ की कॉल रिकॉर्डिंग भारत के हाथ लगी। असल में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने फोन पर की गई एक बातचीत रिकॉर्ड की। यह इंटरसेप्ट की गई बातचीत परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के ही एक सीनियर जनरल अजीज खान के बीच हुई थी। उस समय परवेज मुशर्रफ चीन की यात्रा पर थे और फोन पर अजीज खान से कारगिल का स्टेटस पूछ रहे थे। इस बातचीत में मुशर्रफ अजीज को शाबाशी देते हुए सुने गए जब अजीज ने उन्हें हेलीकॉप्टर Mi-17 के गिरने की जानकारी दी। इस टेप से यह साफ हो चुका था कि कारगिल हमले में किसी आतंकवादी समूह नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का ही हाथ था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस दावे को खारिज करते रहे, इसलिए भारत सरकार ने इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। जून के पहले हफ्ते में कथित तौर पर वरिष्ठ पत्रकार R.K. मिश्रा और भारतीय विदेश मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा गया। इन दोनों ने नवाज शरीफ को वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और फिर वापस आ गए। इसके पीछे सोच ये थी कि इन सबूतों से दो चार होने और इस आशंका के बाद कि भारत के पास इस तरह के और टेप हो सकते हैं, कारगिल युद्ध पर पाकिस्तानी नेतृत्व और दबाव में आएगा। दूसरे हफ्ते में 11 जून को भारत ने यह टेप सार्वजनिक कर दिया। इन टेपों की सैकड़ों कॉपियां बनवाई गईं और दिल्ली स्थित हर विदेशी दूतावास को भेजी गई। इसके 2 दिन बाद यानी 13 जून को बड़ी ही वीरता से भारतीय सेना ने टोलोलिंग को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, पर भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ डाला। लेकिन पाकिस्तानी जवान अभी भी टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठे थे। टाइगर हिल या .5062 उत्तर से दक्षिण तक 1000 मीटर और पश्चिम से पूरब तक 2200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लद्दाख के द्रास कारगिल क्षेत्र में एक पर्वत है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पाकिस्तानी सेना की 12वीं इन्फेंट्री की करीब 1 कंपनी टाइगर हिल्स के हिस्से पर तैनात थी
और ऊपर से ही भारतीय सेना पर गोले बरसा रही थी। इस पर दुश्मन का कब्जा लगातार बने रहने का मतलब था कि भारतीय सरजमी पर पाकिस्तानी सेना की आसानी से पहुंच हो जाना। टाइगर हिल बटालिक सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेशनल हाईवे 1D पर नजर रखता है, जो श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है और कारगिल सेक्टर का मुख्य आपूर्ति मार्ग है। टाइगर हिल की चोटी पर किसी भी दुश्मन की सीधी नजर का मतलब है भारत की 56 ब्रिगेड मुख्यालय पर नजर होना, जो भारतीय यूनिट का प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही 25 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर भी दुश्मन की नजर थी। इससे सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही पर दुश्मन काबू पा सकता था। असल में सुनियोजित ढंग से किए गए इस हमले का मकसद भी यही था। पाकिस्तान कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना चाहता था, ताकि सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना का मोर्चा खत्म हो जाए। पाकिस्तान चाहता था कि भारत की सुदूर उत्तर की टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन नेशनल हाईवे 1 को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण कर लिया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। असल में पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए कि सियाचिन क्यों इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में स्थित है। सियाचिन समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। सामरिक रूप से यह भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। यहां से लेह, लद्दाख और चीन के कुछ हिस्सों पर नजर रखने में भारत को मदद मिलती है। न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन से भी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत का सियाचिन पर कब्जा होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान के बीच एक विभाजन रेखा भी बनाता है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को सीधे चीन के साथ जोड़ने से रोकता है, जिससे दोनों देशों को भौगोलिक सैन्य गठबंधन विकसित करने का मौका नहीं मिल पाता। यही वजह है कि पाकिस्तान सियाचिन पर अपनी पूरी पकड़ हासिल करना चाहता है। इन्हीं कारणों से टाइगर हिल को वापस पाना भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी था और इस पर मिली जीत ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 जून को भारत ने टोलोलिंग हाइट पर वापस नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन टोलोलिंग और उसके आसपास की दूसरी पहाड़ियों से दुश्मनों को धकेलने के बाद भी टाइगर हिल पर कब्जा जमा पाना असंभव सा लग रहा था। ऐसे में टाइगर हिल को वापस भारत के कब्जे में लेने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक योजना बनाई। पहले इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने दुश्मन की स्थिति का जायजा लिया। इससे सेना को यह अंदाजा लग गया कि दुश्मन कहां छिपे हैं। टाइगर हिल पर मौजूद दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने 2 और 3 जुलाई के बीच निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया गया था। 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की। रणनीति के मुताबिक सेना के जवान अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ नीचे से तोप के गोले दागने का प्लान बनाया गया। सटीक गोले दागने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया। बोफोर्स तोपों की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय सेना के लिए ये तोपें सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई। इन तोपों की खासियत थी कि ये काफी ऊंचाई वाले टारगेट पर भी गोले दाग सकती थी। बोफोर्स तोपें वजन में बहुत हल्की थी। इनके हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सेना ने मोर्टार और मध्यम दूरी की तोप 122 mm मल्टी बैटल ग्रेड लॉन्चर से दुश्मनों पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर से इंडियन एयरफोर्स पहले से ही हमला कर रही थी। कारगिल में वायुसेना के इस्तेमाल से भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से इंडियन जेट्स की आवाज सुनाई पड़ती, वे बुरी तरह घबरा जाते और इधर उधर भागने लगते। कठिन चुनौतियों से निपटते हुए सेना की मेहनत रंग लाई और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप को 3 तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि 4 जुलाई ऐसा दिन था जब दिन या रात की परवाह किए बगैर देश के जाबाज लड़ते रहे और इस दिन युद्ध 24 घंटे चला। इसके बाद भारतीय सैनिक 5 और 6 जुलाई को जंग लड़ते लड़ते इसी पोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे और चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। चोटी पर ऊपर बैठे दुश्मन को अंदाजा हो गया था कि भारतीय सैनिक उनके नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 6 जुलाई को सुबह 6 बजे बहुत भारी तोपों से भारतीय जवानों पर गोले दागने शुरू कर दिए। दिन भर भीषण लड़ाई चलती रही।
भारतीय सैनिक फिर भी डटे रहे और फिर बहादुरी से जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी बाजी पलट दी। 7 और 8 जुलाई की रात को भारतीय सैनिकों ने रिवर्स स्लोप, कट और कॉलर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि अब टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। इंडियन आर्मी की दिलेरी और बहादुरी का नतीजा था कि एक के बाद एक पोस्ट दुश्मन के कब्जे से आजाद होने लगे। भारत पर हमला करने आए पाकिस्तानी सेना के लिए सब कुछ उल्टा पड़ने लगा। पाकिस्तान बुरी तरह शिकस्त खा चुका था। आखिरकार पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। भारत पर चढ़ाई करने वाला पाकिस्तान अब खुद चाह रहा था कि किसी तरह भारत युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। ऐसे में 5 जुलाई को शरीफ की मुलाकात अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से हुई। उस मुलाकात में मौजूद क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडल ने अपने एक पेपर अमेरिकाज डिप्लोमेसी एंड 99 कारगिल समिट में लिखा, क्लिंटन ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते तो यहां ना आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास एक बयान का मसौदा पहले से ही तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया जाएगा। यह सुनते ही नवाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। क्लिंटन से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा की। भारतीय सेना ने तेजी से द्रास पर कब्जा कर लिया। असल में मुशर्रफ की बातचीत वाली टेप को सार्वजनिक करना मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा नमूना था। इसने इंडियन आर्मी के उस दावे को पुख्ता किया कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना के सामान्य सिपाही हैं, न कि कोई चरमपंथी समूह जैसा कि पाकिस्तानी आर्मी बार बार दावा कर रही थी। इस जानकारी से अमेरिका को इस फैसले पर पहुंचने में आसानी हुई कि पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है और उन्हें हर हालत में भारत की जमीन से हटना चाहिए। इन टेपों ने पाकिस्तानी नागरिकों के बीच भी पाकिस्तानी सेना और मुशर्रफ की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में ले आ दी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन टेपों को सार्वजनिक करने की वजह से ही दुनिया को पाकिस्तान पर दबाव बनाने का मौका मिला और उसे कारगिल से अपने सैनिक हटाने पड़े। यह लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई थी, जहां पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 से 9 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के तो करीब 2000 सैनिक मारे गए। यह जंग 84 दिनों तक चली। इन 84 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों पर करीब 2.5 लाख गोले दागे। इस दौरान 300 से ज्यादा तोप, मोटार और रॉकेट लॉन्चर से हर रोज औसतन 5000 से ज्यादा फायरिंग किए गए। आखिरकार 12 जुलाई को ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल से अपनी वापसी पूरी कर ली। इसके बाद नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। इस तरह से एक बेहद ही मुश्किल जंग में भारतीय सेना ने जीत का परचम लहरा दिया और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। आज बस इतना ही। हमारा यह कार्यक्रम आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अपने सुझाव भी हमसे शेयर करें। अगली बार फिर किसी बड़ी घटना की कहानी आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए।